हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कंपटीशन के पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, मतलब एक तत्व दिया गया है जिसकी परमाणु संख्या 35 है, ठीक है, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है अगर आपका परमाणु उदासीन है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर x एक परमाणु है जिसकी द्रव्यमान संख्या आपकी या परमाणु संख्या 35 है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या का डिटेल दिया गया है 18, यानी वैल्यू दी गई है 18। तो अगर परमाणु आपका न्यूट्रल है तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 होगी। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका हीलियम है, तो हीलियम के ऊपर अगर हम 4 दिखाएं और नीचे दिखाएं 2, इसका मतलब है कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये प्रोटॉनों की संख्या 2 और ये हीलियम आपका न्यूट्रल है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। और अगर हम चाहें तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र होता है A बराबर Z+N, और हमें निकालना क्या है N, तो N बराबर हो जाएगा A-Z। तो हमारे पास में A का जो मान है वो दिया गया है कितना 4। ठीक है, और अगर हम 4 में 2 माइनस कर दें तो हमारे पास में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 2। तो हम ये क्लियर कर सकते थे कि आखिर में ये जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 कैसे आई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 प्रोटॉन थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर हमारे पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर 2 थे, और इससे हम क्या करेंगे, फिर जो आपका A है ना वो निकाल लेंगे, क्योंकि A आपका आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हम आप यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो ऋणावेशित अगर परमाणु है तो उसमें आपका जो परमाणु होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी, मतलब ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, इसका मतलब है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई तो रिजल्ट क्या निकला। तो बच्चों, उससे रिजल्ट ये निकला कि अधिकांश जो आपके अल्फा कण हैं वो धातु की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है, अधिकांश अल्फा कण धातु की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाते हैं। इससे इस चीज़ की पुष्टि होती है कि परमाणु का जो अधिकांश स्थान है वो आपका कैसा है, खोखला है। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला पॉइंट था। अगला प्रश्न है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा आप तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर। ठीक है, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, मेसान की खोज करता है। मेसान के खोज करता है तो युकावा है। ठीक है, युकावा ने मेसान की खोज करी थी। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के माध्यम से चक्रण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न के, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से रासायनिक गुणों का एक तरीके से डिटेल क्लियर किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो, परमाणु क्रमांक 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो यही होगा 2,8,8,2। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फाइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी। तो अल्फा कण। ठीक है,
यानी कि स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अल्फा कणों की बमबारी कराई और प्राप्त प्रेक्षण का उन्होंने डिटेल क्लियर किया और तब जाके रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो वो विपरीत चक्र का डिटेल दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका एक ऑर्बिटल है इस तरीके से, तो और दो इलेक्ट्रॉन है तो एक आपका क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो अभी बात करी जा रही थी कि अगर परमाणु आपका न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर किसके? परमाणु क्रमांक के। ठीक। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर? परमाणु क्रमांक के। और ये सब बराबर किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपका सब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 के सिमिलर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो वही आपसे बात करी जा रही थी ना, जो Z होगा वो P के बराबर होगा, P आपका बराबर होगा E के। लेकिन कब? जब परमाणु उदासीन होगा तब। अगला प्रश्न है हमारा कि तत्व यूरेनियम 235 92, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूरेनियम ऊपर लिखो 235 और नीचे लिखो 92 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा आपका? 92, क्योंकि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, केवल कब? जब परमाणु उदासीन हो तब। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। कब करी थी? 1897 ईस्वी में। कैसे करी थी? तो कैथोड किरणों के माध्यम से करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। कब? 1886 ईस्वी में। हालांकि इसके बारे में कई सारे साइंटिस्ट का मतभेद है कि अगर हम यहाँ पर गोल्डस्टीन को अगर माने प्रोटॉन की खोज करता तो रदरफोर्ड ने फिर क्या करा? तो सही मायने में 1919 में रदरफोर्ड ने करी थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है। लेकिन शुरुआती काम किया था गोल्डस्टीन ने, तो कुछ साइंटिस्ट गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोजकर्ता मानते, लेकिन मेरे हिसाब से सही आंसर आपका होगा रदरफोर्ड। ठीक है। तो रदरफोर्ड आपके ज़्यादा सही हैं प्रोटॉन के खोजकर्ता के तौर पर। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वो हैं आपके बोस। ठीक है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने 1932 ईस्वी में। इन्होंने बेरिलियम और बोरान जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी और उसके पश्चात कुछ उदासीन भेदी किरणें निकली थी और उन्हीं में इन्होंने न्यूट्रॉनों के बारे में डिटेल देखा था। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। मतलब आपका ये जो नाभिक होगा और यहाँ बाहर का जो एरिया होगा इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो इन्हीं पर ये आपका क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार। अब इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? वो सदैव धनात्मक होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो कार्बन 12 को आप बेस मान के चलते हैं परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, क्योंकि इसी से आप सब बेसिक को क्लियर करेंगे। तो कार्बन 12 आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मानक हो जाएगा परमाणु भार को बताने के लिए। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। ठीक है। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। यानी द्रव्यमान संख्या जस्ट ये मान के चलते हैं परमाणु क्रमांक का डबल होती है या उससे ज़्यादा होती है। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो अनिश्चितता का सिद्धांत जो है ना ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। तो इसके हिसाब से किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग या संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी डज नॉट ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। तो अगर आप किसी कण की स्थिति पता करेंगे तो वेग क्लियर नहीं कर पाएंगे, अगर आप किसी कण के वेग को स्पष्ट करेंगे या पता करेंगे तो उसकी स्थिति पता नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कण की स्थिति और वेग या संवेग दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का मतलब। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। तो अल्फा कणों की सहायता से की थी, है ना। उन्होंने गोल्ड जैसी हल्की धातु पर क्या कराया, अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो जब अल्फा कणों की बमबारी कराई तो उसके पश्चात उनको कई सारे परीक्षण देखने को मिले और उसी से फाइनली उन्होंने नाभिक की खोज की थी। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करी और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो क्लास 11 का डिटेल है केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड है। तो आपको इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। और हो सकता है ये आपके क्वेश्चन जो आपका यूपी बोर्ड हो या समथिंग एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उनमें भी पूछे जा सकते हैं। और किसी बेसिक अगर कंपटीशन की बात करें जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, या आप बात कर सकते हैं यूपी SSSC का, तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं साइंस वाले पार्ट में। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तैयार कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और आप चैनल से अगर नए हैं, चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है, और सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरी।